डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे धाराएं क्या हैं, महासागरीय धाराएं क्या हैं, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं और वे कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले महासागरीय धाराओं की परिभाषा दी जाएगी। उसके पश्चात धाराएं कितने प्रकार की होती हैं ये बताया जाएगा और इसके बाद बताया जाएगा कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। सबसे पहले हम महासागरीय धारा को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं कि जो रेखा चित्र हैं, आरेख हैं, उनके माध्यम से आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया करें। तो यहाँ भी महासागरीय धाराओं की परिभाषा समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये देखिए ये अटलांटिक महासागर है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है और बीच में ये अटलांटिक महासागर है। ये जो तीर के निशान हैं, इन तीर के निशानों द्वारा पानी का बहाव दिखाया गया है। यानी सागर है, ये सागर या महासागरों में किसी निश्चित दिशा में नियमित रूप से विशाल जलराशि का प्रवाहमान होना महासागरीय धाराएं कहलाता है। कहां पानी बह रहा है? महासागरों में या सागरों में, समुद्रों में कह लीजिए। सागरों अथवा महासागरों में किसी निश्चित दिशा में, ये निश्चित दिशा ये नहीं कि कहीं भी बह जाएगा, किसी निश्चित दिशा में नियमित रूप से निरंतर विशाल जलराशि का प्रवाहमान होना महासागरीय धाराएं कहलाता है। देखिए यहां दिखाया गया है। अच्छा, इनको हम महासागरों की नदियां भी कह सकते हैं। इसमें परिभाषा पढ़ सकते हैं आप। महासागरों अथवा सागरों अथवा महासागरों में किसी निश्चित दिशा में नियमित रूप से लंबी दूरी तक विशाल जलराशि का प्रवाहमान होना महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। ये थोड़ी सी डिस्टेंस पर नहीं बहती, लंबी दूरियां तय करती है, कई हजार किलोमीटर दूरी तय करती है ये पानी। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी भी अंग्रेजी में भी इसका रूपांतरण लिखा है। रेगुलर मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन और ए ग्रेटर डिस्टेंस इन सीज और ओशंस इज नोन एज ओशन करंट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ ओशंस। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा। धारा शब्द जब आए तो उसका अर्थ है महासागरीय धारा। गर्म धारा कौन सी होती है? गर्म धाराएं वो होती हैं जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं। ये देखिए यहां, ये निम्न अक्षांश हैं और ये भूमध्य रेखा की ओर भूमध्य रेखा की ओर निम्न अक्षांश है और ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांश होते हैं। यानी जो धारा, ये धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बह रही है, ये गर्म धारा है। ये धारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बह रही है, ठंडी धारा है। यानी गर्म धारा को परिभाषित कैसे करेंगे? जो धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं, निम्न अक्षांश कैसे हैं? गर्म हैं। उच्च अक्षांश कैसे हैं? ठंडे हैं। जो धाराएं निम्न गर्म अक्षांशों से उच्च ठंडे अक्षांशों की ओर बहती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं। इसके विपरीत जो धाराएं उच्च अक्षांश जो कि ठंडे हैं, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश जो कि गर्म हैं, उनकी ओर बहती हैं, वो धाराएं कहलाती हैं ठंडी। अब मूल रूप से इस प्रश्न में चर्चा का विषय है प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराओं में इसको पहले चित्र को समझने की कोशिश कीजिए, मानचित्र को समझने की कोशिश कीजिए। इस पर सबसे पहले सारी की सारी लोकेशंस देखिए। ये जो नंबर डाला गया है 1,
2, 3, 4 ये महाधाराओं में 1 नंबर पर जो यहाँ लिखा है वो 1 नंबर पर दिखाया गया है। ये 2 नंबर है, तो इसका अर्थ है 2 नंबर धारा कौन सी होगी? 2 नंबर धारा ये होगी। इसी प्रकार 3, 4, 5 यानी जो नीचे लिखा है उसका जो कोड है, क्योंकि लिखने का स्पेस नहीं होता इतना मानचित्र पर। और ये देखिए जगह जगह मैंने पीला कलर किया है। जापान देश है, फिलीपींस देश है, न्यू गिनी है, ये तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये केप ऑफ हॉर्न, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, ताइवान, वियतनाम, कमचटका प्रायद्वीप। तो इस प्रकार ये पहले इसको समझने से पहले कोशिश कीजिए कि आप इसको मैप में जो लोकेशंस हैं उनको समझें ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूमध्य रेखीय धारा, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, उत्तर भूमध्य रेखीय गर्म धारा भी इसको कह सकते हैं। उत्तर भूमध्य रेखीय धारा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में चलती है। ये धारा देखिए कहां से आरंभ होती है। ये धारा आरंभ होती है मैक्सिको से, ये धारा आरंभ होती है मध्य अमेरिका से। ये धारा मैक्सिको के पश्चिमी तटों तथा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटों से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटों से आरंभ होकर पश्चिम में फिलीपींस द्वीप समूह तक बहती है। इस धारा की बहने की गति 12 से 18 नॉटिकल माइल प्रतिदिन है। प्रतिदिन में है, प्रति घंटा में नहीं है, ध्यान रखें इसका। इस धारा की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? इस धारा की उत्पत्ति होने का कारण यहां बहने वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आकर जो ऊपरी जल है, जो सरफेस वाटर है प्रशांत महासागर का, भूमध्य रेखा के उत्तर में, वो पूर्व घर्षण के प्रभाव में आकर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने लगता है। यह धारा फिलीपींस द्वीप समूह के पास आकर 3 भागों में बंट जाती है। इसका कुछ जल फिलीपींस द्वीप समूहों के पूर्वी तटों के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे हम क्यूरोशियो की धारा कहते हैं। इसका कुछ जल दक्षिण की ओर घूमकर प्रतिभूमध्य रेखीय धारा में शामिल हो जाता है और इसका कुछ जल हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करें। दोबारा फिर मैं समझाता हूं इसको। देखिए, ये महासागरीय धारा, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा कहां से आरंभ हुई? मैक्सिको के पश्चिमी तटों तथा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटों से आरंभ होकर फिलीपींस द्वीप समूह तक जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और ये धारा क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि यहां पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनों के घर्षण के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर अथाह जलराशि बहती है और ये लगभग 14,000 किलोमीटर का सफर तय करती है, मध्य अमेरिका के पूर्वी तटों से लेकर फिलीपींस जो द्वीप समूह है उसके तटों तक। गति 12 से 18 नॉटिकल माइल प्रति आवर। और ये धारा फिलीपींस द्वीप समूह के पास आकर 3 भागों में बंट जाती है। इसका एक भाग फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्वी तटों के साथ बहता, उत्तर की ओर बहता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस धारा का दूसरा भाग दक्षिण की ओर घूमकर प्रतिभूमध्य रेखीय धारा में शामिल हो जाता है, दिखाया गया है यहां। और इस धारा का तीसरा भाग द्वीपों को पार करते हुए, विभिन्न द्वीपों को पार करते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। ये थी आपकी उत्तर भूमध्य रेखीय धारा। दूसरा ये लिखा है क्यूरोशियो की धारा। पहली धारा से ही आरंभ करेंगे हम। पहली धारा जहां से खत्म हुई वहां से आरंभ करेंगे। उत्तर भूमध्य रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप समूह के पास आकर फिलीपींस द्वीप समूह का अवरोध पाकर उत्तर भूमध्य रेखीय धारा का कुछ जल उत्तर की ओर फिलीपींस के तटों तथा चीन और जापान के तटों की ओर बहने लगता है, जिसे हम क्यूरोशियो की धारा कहते हैं।
ये क्यूरोशियो की धारा जापान के पास लगभग 35 डिग्री अक्षांशों के पास आकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। और यहां पर यह धारा दो भागों में बंट जाती है। इस धारा का कुछ जल उत्तर पूर्व की ओर बहता हुआ लगभग 42 डिग्री अक्षांश के पास जाकर उत्तर की ओर से आने वाली आर्कटिक सागर की ओर से आने वाली ओयोशियो अथवा क्यूराइल की धारा में शामिल हो जाता है। यहां मिल गया ये जल। ये देखिए, ये धारा थी क्यूरोशियो की धारा। कुछ जल तो इधर चला गया इसका और कुछ जल यहां से उत्तर पूर्व की ओर चला गया और लगभग 42 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचकर ये जल राशि शामिल हो गई। आर्कटिक सागर है, यहाँ आर्कटिक सागर से जो ओयोशियो की धारा अथवा क्यूराइल की धारा आती है उसमें शामिल हो जाती है। तीसरी धारा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा या उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं। क्यूरोशियो की धारा लगभग 35 डिग्री अक्षांशों के पास आकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की तरफ खुले अटलांटिक सागर में बहने लगती है। और ये धारा लगभग पश्चिम से ये धारा लगभग 150 की देशांतर रेखा के पास आकर 150 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा के पास आकर दो भागों में बंट जाती है। इस धारा का एक भाग उत्तर पश्चिम की तरफ बहता हुआ ओयोशियो की धारा में शामिल हो जाता है, जिसे हम एल्यूशियन की धारा कहते हैं। ये देखिए, क्यूरोशियो की धारा जापान तट के पास आकर 35 डिग्री अक्षांशों के पास लगभग 35 डिग्री अक्षांशों के पास पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गई और जल राशि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगी, जिसे हम कहेंगे उत्तर प्रशांत महासागरीय धारा। उत्तर प्रशांत महासागरीय धारा का कुछ जल खुले समुद्र में दक्षिण की ओर घूम जाता है। इस धारा का कुछ जल ही आगे बढ़ पाता है। अधिकतर जल तो बीच में ही भूमध्य रेखा की तरफ चक्र के रूप में बहने लगता है। इसका कुछ जल ही अमेरिका के पश्चिमी तटों की ओर जा पाता है और अमेरिका के पश्चिमी तटों पर जाने से पूर्व उत्तरी अटलांटिक अपवाह दो भागों में बंट जाता है। लगभग और कहां बंटता है ये? लगभग 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास आकर इसका कुछ जल 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास आकर इसका कुछ जल तो अमेरिका के पश्चिमी तटों की ओर चला जाता है और इसका कुछ जल एल्यूशियन की धारा के रूप में उत्तर की ओर बहने लगता है और उत्तर की ओर लगभग अलास्का के तटों के पास आकर, ये देखिए अलास्का के तटों के पास आ गई, अलास्का के तटों के पास आकर एल्यूशियन की धारा पुनः दो भागों में बंट जाती है। इस धारा का कुछ जल अलास्का की खाड़ी है, ये अलास्का की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करता हुआ कैलिफोर्निया की धारा में शामिल हो जाता है और इस धारा का कुछ जल, एल्यूशियन की धारा का कुछ जल बेरिंग जल डमरू मध्य की तरफ बढ़ता हुआ बेरिंग जल डमरू के मध्य को क्रॉस करके आने वाली क्यूराइल की धारा या ओयोशियो की धारा में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की धारा। पीछे से ही आरंभ करेंगे हम। उत्तर अटलांटिक अपवाह धारा का कुछ, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कह लीजिए या धारा कह लीजिए, धारा का कुछ जल अमेरिका के पश्चिमी तटों के पास पहुंचता है और अमेरिका के पश्चिमी तटों के पास पहुंचकर तट का अवरोध पाकर ये उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगता है और ये ठंडी धारा है। क्यों? उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बह रही है। तो ये धारा जो कि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट
की जल राशि, कुछ जल राशि पश्चिमी तटों के पास पहुंची अमेरिका के, और पश्चिमी तटों के पास पहुंचकर दक्षिण की तरफ घूम गई, इसे हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कैलिफोर्निया राज्य के तटों के साथ बहती है, इसे हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। ये है यहाँ कैलिफोर्निया राज्य। तो इस प्रकार ये कैलिफोर्निया की धारा अंततः उत्तर भूमध्यरेखीय धारा में शामिल हो जाती है। और ये उत्तर भूमध्यरेखीय धारा में जब शामिल होगी तो कैलिफोर्निया की धारा के कारण और पूर्वी पवनों के प्रभाव में, उत्तरी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में पुनः जल उत्तर भूमध्यरेखीय की धारा के रूप में बहने लगता है। यानी उत्तर भूमध्यरेखीय धारा जल कहां से लेकर आती है? पछुआ पवनों के प्रभाव होने के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर से, तथा कैलिफोर्निया की धारा का जल भी यहां कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस प्रकार ये धाराओं का चक्र पूरा हो जाता है। आगे है दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसमें पहली धारा है दक्षिण भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागरीय धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म धारा। ये धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये धारा अमेरिका के पश्चिमी तटों से आरंभ होकर न्यू गिनी देश तक बहती है। ये न्यू गिनी देश है। यहां इस धारा की गति उत्तर भूमध्यरेखीय धारा की तुलना में ज्यादा है। इस धारा की गति लगभग 20 नॉटिकल माइल पर आवर है, पर डे है, और ये एवरेज है। यानी कुछ भागों में इस धारा की गति इससे भी ज्यादा होती है जितनी मैंने बताई। और जब ये धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इस धारा में दक्षिण की ओर से छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, दिखाई नहीं गई है ताकि भीड़ ना हो जाए। तो दक्षिण की ओर से छोटी छोटी धाराओं का जल मिल जाता है, और इस प्रकार जो जो ये पश्चिम की तरफ बहती है, यहां पर विशाल जल राशि इकट्ठी हो जाती है न्यू गिनी देश के पास आकर। और ये धारा भी क्यों बहेगी, क्यों बही ये धारा, इसका कारण भी यहां चलने वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में विशाल जल राशि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। इसके बाद है 6 के बाद 7 नंबर पर हम, अच्छा, ये धारा जब न्यू गिनी के पास पहुंचती है, न्यू गिनी के पास पहुंचकर इस धारा का जल भी 3 भागों में बंट जाता है। इस धारा का कुछ जल न्यूजीलैंड, इस धारा का कुछ जल न्यू गिनी देश के पास से दक्षिण की ओर घूम जाता है, ऑस्ट्रेलिया के तट तथा न्यूजीलैंड की ओर बहने लगता है। और उत्तर भूमध्यरेखीय धारा का कुछ जल उत्तर की ओर घूमकर प्रति भूमध्यरेखीय धारा में शामिल हो जाता है, और इसका कुछ जल न्यू गिनी देश के दक्षिण की ओर बहता हुआ आगे हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट है प्रति भूमध्यरेखीय धारा, प्रति भूमध्यरेखीय प्रशांत धारा, ये कह लीजिए 7 नंबर पर ये लिखा है। ये देखिए भूमध्य रेखा के साथ साथ ये धारा बहती है। ये धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस धारा की उत्पत्ति का कारण क्या है? इस धारा की उत्पत्ति का कारण है कि उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा और दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर इन द्वीप समूहों के पास विशाल जल राशि इकट्ठा कर देती है। ये उत्तर भूमध्यरेखीय धारा, दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ बही, तो विशाल जल राशि यहां इकट्ठी कर दी। और विशाल जल राशि इकट्ठी होने के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर में इन द्वीपों के पास
समुद्र तल ऊंचा हो जाता है और जहां से ये आरंभ हुई, जहां से ये उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा आरंभ हुई है, वहां जल स्तर कम हो जाता है, यानी जल तल में अंतर आ जाता है। और जल तल में अंतर आने के कारण उत्तर भूमध्य रेखीय धारा और दक्षिण भूमध्य रेखीय के बीच एक धारा बहने लगती है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसे हम प्रतिभूमध्य रेखीय धारा कहते हैं। आगे है नंबर 8, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा न्यू गिनी देश के पास पहुंचकर कई भागों में विभक्त हो जाती है और इस धारा का कुछ जल न्यू गिनी तथा ऑस्ट्रेलिया के तटों का अवरोध पाकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता है और इसका जल, इस धारा का जल न्यूजीलैंड और तस्मानिया द्वीप की ओर बहने लगता है। तो ये धारा जो कि न्यू गिनी देश के पास से आकर, जो दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा थी, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा थी, जो न्यू गिनी देश के पास आकर अवरोध पाकर कई भागों में बट गई थी और इसका कुछ जल दक्षिण की तरफ बहने लगा था। दक्षिण की तरफ कहां? न्यूजीलैंड की ओर, तस्मानिया द्वीप की ओर बहने लगा था। तो ये धारा जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट के साथ आगे बढ़ती हुई बहती है, तस्मानिया की ओर, न्यूजीलैंड की ओर बहती है, ये धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहलाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा तस्मानिया द्वीप के आसपास आकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। ये थी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है न्यूजीलैंड द्वीप के दोनों ओर बहती है। ये तो इसलिए नहीं दिखाया कि यहां भीड़ ना हो जाए ज्यादा। ये न्यूजीलैंड के पूर्वी तटों और पश्चिमी तटों, दोनों तटों की ओर बहती है। आगे है दक्षिण प्रशांत धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा थी। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा तस्मानिया द्वीप समूह के पास आकर, तस्मानिया द्वीप के पास आकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है। और इस धारा को हम दक्षिण प्रशांत अपवाह कहते हैं। और ये धारा बहती है दक्षिण अमेरिका के केप ऑफ हॉर्न के पास। इस धारा में, दक्षिण प्रशांत धारा में, कुछ जल हिंद महासागर से भी आकर मिल जाता है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में हिंद महासागर से जल आया और इस धारा में शामिल हो गया। यानी दक्षिण प्रशांत धारा कैसे उत्पन्न हुई? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर तस्मानिया द्वीप समूह के पास, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा तस्मानिया द्वीप समूह के पास आकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और इस कारण ये विशाल जल राशि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। और इस विशाल जल राशि में हिंद महासागर से भी कुछ मात्रा में जल शामिल हो जाता है और ये धारा केप ऑफ हॉर्न के पास पहुंच जाती है। इसे हम कहते हैं दक्षिण प्रशांत धारा। नेक्स्ट है पेरुवियन धारा। यहाँ पेरू देश है, ये यहाँ पेरू देश है, पेरू देश के साथ ये बहती है, इसीलिए इसका नाम पेरुवियन धारा कहा गया है। पीछे से ये आरंभ करेंगे। दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा केप ऑफ हॉर्न के पास आकर दो भागों में बट जाती है। इस धारा का कुछ जल केप ऑफ हॉर्न के दक्षिण की तरफ बहता हुआ अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर जाता है और इसका कुछ जल केप ऑफ हॉर्न के साथ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों के साथ बहता हुआ पेरू देश की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसे हम पेरुवियन धारा कहते हैं। पेरुवियन धारा अंततः उत्तर भूमध्य रेखीय, दक्षिण भूमध्य रेखीय गर्म धारा में शामिल हो जाती है और इस प्रकार धाराओं का चक्र पूरा हो जाता है। दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा
में जल कहां से कंट्रीब्यूट हुआ? पेरुवियन धारा से कंट्रीब्यूट हुआ, और यहाँ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण घर्षण हुआ, घर्षण के कारण जल आगे बढ़ा। तो दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा में जो जल शामिल हुआ, दो कारणों से शामिल हुआ, पेरुवियन धारा के कारण और पछुआ पवनों के कारण जो जल आगे बढ़ा। तो इस प्रकार धाराओं का एक चक्र पूरा हो जाता है। एक धारा और है जो इसमें विद्यार्थियों नहीं दिखाई गई है, एल नीनो की धारा। एल नीनो की धारा, ये हमारा ये पेरू देश है। पेरू देश के तट से लगभग 180 किलोमीटर पश्चिम में, लगभग इस क्षेत्र में कह लीजिए, बहती है। और ये धारा ऊपर नहीं बहती, यानी सरफेस करंट नहीं है ये, बल्कि एलिनो की धारा, एलिनो की धारा महासागरों में, इस महासागर में, प्रशांत महासागर में लगभग 400 मीटर गहराई पर बहती है। और इस धारा के बहने का कारण क्या है? शीत ऋतु में ये जो पवन दक्षिण प्रतिभूमध्य रेखीय धारा, जो प्रतिभूमध्य रेखीय धारा थी, ये दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाती है और इसकी विशाल जल राशि नीचे बैठने लगती है। नीचे बैठने के कारण एक धारा यहाँ समुद्र के नीचे लगभग 400 मीटर की गहराई पर बहती है, जिसे हम पेरिवियन धारा कहते हैं। पेरिवियन धारा कहाँ बहती है? सॉरी, पेरिवियन नहीं, गलत बोल गया मैं, एलिनो की धारा। एलिनो की धारा कहाँ बहती है? एलिनो की धारा सरफेस के ऊपर नहीं बहती, सरफेस से 400 मीटर गहराई पर बहती है। लोकेशन क्या है इसकी बहने की? पेरू तट से पश्चिम की ओर लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि प्रतिभूमध्य रेखीय धारा का जल जब दक्षिण की ओर खिसक जाता है और वहां पर विशाल जल राशि इकट्ठा होने के कारण वहां नीचे की ओर वो बैठने लगता है, सिंक होने लगता है। और जब नीचे की ओर बैठता है लगभग 400 मीटर की गहराई पर, 3 से 36 डिग्री अक्षांशों के बीच पानी बहने लगता है उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसे हम एलिनो की धारा कहते हैं। विद्यार्थी, ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र के माध्यम से धाराओं को समझने का प्रयास करें। इसमें लिखा भी गया है, पढ़ने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा रोक देता हूं तुम्हारे लिए। जो मैंने बोला है वही इसमें लिखा है। ये थोड़ा रोकूंगा मैं। इसके बाद ये उत्तर भूमध्य रेखीय गर्म धारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने बोली है वो यहाँ लिखी गई है। ये मैं धीरे धीरे शिफ्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप रोक कर इस स्लाइड को पढ़ लें, इसमें क्या लिखा है। ये क्यूरोशियो की धारा के बारे में लिखा है। ये उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट के बारे में लिखा है। कैलिफोर्निया करंट के बारे में लिखा है। ओयोशियो अथवा क्यूराइल की ठंडी धारा, वैसे तो इसकी चर्चा हो गई थी, परंतु स्पेशल तौर पर इसको नहीं बताया गया था, अतः स्लाइड के बाद मैं इसको बता दूंगा अभी। साउथ इक्वेटोरियल
करंट वार्म, दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा, काउंट इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति भूमध्यरेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, दक्षिण प्रशांत ड्रिफ्ट, पेरू करंट या पेरुवियन करंट कह सकते हैं इसको, 10 नंबर पर। एल नीनो की धारा, और जैसा कि मैंने बताया था कि स्पेशल तौर पर वैसे तो चर्चा हो गई थी, एक धारा का स्पेशल जिक्र नहीं आया था, स्पेशल चर्चा नहीं हुई थी, उसको मैं तो पुनः यहाँ बता देता हूँ। ये 5 नंबर पर थी ओयोशी अथवा क्यूराइल की धारा। ये ऊपर ये दिखाया गया है जो आर्कटिक महासागर है, ऊपर कटा हुआ है मानचित्र, क्योंकि स्पेस इतना नहीं होता कि सारे के सारे अक्ष दिखाए जा सके। आर्कटिक महासागर से ये बेरिंग जलडमरू मध्य है, बेरिंग जलडमरू मध्य को पार करते हुए आर्कटिक महासागर से धारा बहती है, जिसे हम क्यूराइल की धारा अथवा ओयोशियो की धारा कहते हैं। क्यूराइल की धारा क्यों कहते हैं इसको? यहाँ छोटे छोटे द्वीप है जिन्हें क्यूराइल द्वीप समूह कहते हैं। क्यूराइल द्वीपों की ओर बहती है, जिसे हम क्यूराइल की धारा कहते हैं। क्यूराइल की धारा इसलिए कहते हैं, आर्कटिक महासागर से ठंडा जल बेरिंग जलडमरू मध्य को पार करते हुए कमचटका प्रायद्वीप, ये रूस का कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप की ओर बहता हुआ आगे बढ़ता है, जापान के तटों की ओर बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं क्यूराइल अथवा ओयोशियो की ठंडी धारा। और क्यूराइल अथवा तथा ओयोशियो की क्यूराइल अथवा ओयोशियो की ठंडी धारा का जल बहता हुआ जापान के तटों के पास तक जाता है। और इस प्रकार यहाँ पर जल राशि जो मिलेगी जापान के तटों के आसपास या कमचटका प्रायद्वीपों के आसपास, वैसे जापान के तटों के आसपास मिलती है ये, क्योंकि भीड़ भाड़ थी मानचित्र में इसलिए क्लियर नहीं दिखाया गया, तो यहाँ पर गहरा कोहरा छा जाता है। तो ये थी ओयोशियो की धारा जो कि बीच में छूट गई थी। तो इस प्रकार विद्यार्थी बार बार में इस डायग्राम को देखें, इस मानचित्र को देखें और इस मानचित्र के को लेकर ही धाराओं को स्पष्ट करने का प्रयास करें।